नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 9 पर। चलते चलते हम लोग 9वें पायदान तक पहुंच चुके हैं और इसको और आगे लेके जाना है इसी तरह। और अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश चावला सर। नमस्कार जी। तो चलिए सीधे हमारे पहले सदस्य के पास पहुंचते हैं जो अपनी कविता पाठ करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय वीपी जैन सर का। सर आप आइए और अपनी कविता पाठ करिए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और अल्फाज हमारे मंच को नमन करते हुए मैं अपनी एक रचना, बड़ी पुरानी रचना है, शायद आप लोगों ने पहले ये नहीं सुनी होगी, लेकिन इसका जो है दूसरा पार्ट है वो शायद सुना हो। जब नायक नायिका टीनेजर एज में आमने सामने होते हैं तो पहले पार्ट में मैंने एक लिखा था कि नायक की क्या फीलिंग्स होती हैं। उसमें मूक जो है वार्तालाप है, वो जो मौन जो है वार्तालाप है, उसकी फीलिंग्स को उसने अपना वो किया है। अब वो दूसरे पार्ट में मैंने जो है नायिका की फीलिंग्स को लिया तो उनको कुछ लिखने का जो है मैंने कोशिश की है। हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। इसका शीर्षक है 16 श्रृंगार रचाने दो। 16 श्रृंगार रचाने दो। तो जब नायिका जब सामने होती है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है नायक को देख करके। तुमने मेरा मन मोह लिया, धड़कन ने संयम छोड़ दिया, मेरे पगलाए तन मन ने बस तुझसे रिश्ता जोड़ लिया। श्रृंगार श्रृंगार शस्त्र अपनाकर ही तुझको मदहोश बनाऊंगी, इस चंचल सोख जवानी पर 16 श्रृंगार रचाऊंगी। मन भावों की इस हाला को नैनों से छलकाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो। वो लज्जा की बसीभूत नायिका, उसका कहना, मैं हूं लज्जा से बसीभूत, मुंह से ना कुछ कह पाती हूं, आंखों से कह देती या फिर माध्यम श्रृंगार बनाती हूं। मैं अथक परिश्रम करती हूं, मैं अथक परिश्रम करती हूं, हे प्रियतम तुम्हें रिझाने को, तेरी इच्छा आकांक्षा के हर सांचे में ढल जाने को। मन भाव प्रदर्शन का माध्यम 16 श्रृंगार बनाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो, 16 श्रृंगार रचाने दो। रुंझुन रुंझुन करती रहती, रुंझुन रुंझुन करती रहती, मेरे पांवों की यह पायल, कंगना की खनखन कर जाए, आकर्षित आतुर और घायल। मदहोश करे नैना मदिरा, मदहोश करे नैना मदिरा, मधुमय मधुबन हो घर आंगन, अपनत्व प्यार से महक भरा, अपनत्व प्यार से महक भरा, हो स्वर्ग समान मेरा उपवन। आतुर भंवरे को मेरे ही, आतुर भंवरे को मेरे ही, बस आस पास मंडराने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने। अधरों की लाली कर देगी, अधरों की लाली कर देगी, लालायित मेरे प्रियतम को, नख पॉलिश की है चमक दमक, दीमारा कर देगी उनको। मुझको महावर से पैरों की, मुझको महावर से पैरों की, रंगत कुछ और बढ़ाने दो, इन मेहंदी वाले हाथों को स्पर्श प्यार मिल जाने दो। कुछ रूज लगाकर गालों को सेबों सा सुर्ख बनाने दो, कुछ रूज लगाकर गालों को सेबों सा सुर्ख बनाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो।
परिधान तुम्हें जो भाते हैं, परिधान तुम्हें जो भाते हैं, वो मैंने चुन चुन कर पहने, अपनी अतृप्त पिपाशा को, अपनी अतृप्त पिपाशा को लज्जा के पहनाए गहने। तुम रूप की रानी कहते हो, तुम रूप की रानी कहते हो, मैं तुमको लगती सर्वोत्तम। तुम ना देखो तो बढ़ जाए, तुम ना देखो तो बढ़ जाए, अनविज्ञ व्यथा का कोई गम। तन मन मेरा मनुहार करे, तन मन मेरा मनुहार करे, आनंदित क्षण मिल जाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो। सानिध्य तुम्हारा पाकर मैं, सानिध्य तुम्हारा पाकर मैं हुई तृप्त बहुत मिटी भटकन। सानिध्य तुम्हारा पाकर मैं हुई तृप्त बहुत मिटी भटकन। कहाँ चली गई युग युग की वह, कहाँ चली गई युग युग की वह, यौवन की पोर पोर चटकन। पर रोग नया एक मुझे लगा, पर रोग नया एक मुझे लगा, अब हर क्षण यही पिपाशा है, हर पल मधुमेह स्पर्श मिले, यह रग रग की अभिलाषा है। उन अल्प क्षणों की यादगार, उन अल्प क्षणों की यादगार चिरजीवित पुनः बनाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो, सोलह श्रृंगार रचाने दो। अब तेरे मात्र ख्यालों से बढ़ जाती है दिल की धड़कन, अब तेरे मात्र ख्यालों से बढ़ जाती है दिल की धड़कन। पाषाण बनी इन बाहों में संचारित अनुपम सी फड़कन। नित नव मृत स्मृति के दर्पण में, नित नव स्मृति के दर्पण में प्रतिबिंब तेरे छा जाते हैं। तेरी चाहत के हर सपने मेरी चाहत बन जाते हैं। बेड़ी में गूंथे गजरों सी, बेड़ी में गूंथे गजरों से ये नव जल थल महकाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो, सोलह श्रृंगार रचाने दो। बेला गुलाब जूही चंपा, बेला गुलाब जूही चंपा, जैसे पुष्पों का गजरा हो, ताजे सुंदर कोमल जिनका अनुपम मोहक सौरभ हो। ये सारे बेड़ी में गुथकर, ये सारे बेड़ी में गुथकर घर उपवन सा महकाएंगे। सम्मोहित होकर प्रियतम खुद खिंचे यहां तक आएंगे। उस सृष्टि चलाने वाले की, उस सृष्टि चलाने वाले की साजिश को सफल बनाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को, सोलह श्रृंगार रचाने दो, सोलह श्रृंगार रचाने दो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत श्रृंगार रस की आपकी ये कविता बहुत ही बेहतरीन बनी है और बहुत ही खूबसूरत आपने सारे पहलुओं को उजागर कर दिया है। बेहतरीन कविता सर। एक एक इसके लिए कर मैडम मेरे को बड़ा सोलह श्रृंगार की बहुत ही बड़ी दिक्कत आई थी। हमारी कवि की तरह श्रृंगार रस में एकदम अच्छा से लीन हो गए थे, आपको अच्छा लगा। एक एक करके आपने अच्छा, मोतियों माला में मोतियां पिरोई है सर। एक एक मोती, हर एक मोती का सुख हमको मिला, हर एक मोती के भाव हमको मिले हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कविता सुनाने के लिए। और इसी के साथ सत्येंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र सर नमस्कार, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करने का कष्ट करें सर, ताकि हम आपको देख सके। नमस्कार अमन जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार नमन। मैं वीडियो में आज नहीं कर सकता क्योंकि आज छोटा बाबू गोदी में ही है। वीपी जैन सर की इतनी खूबसूरत, इतनी सुरीली कविता सुनने के बाद, उनके मधुर कंठों में सुनने के बाद, तरन्नुम में सुनने के बाद, हम अपने इस काफिले को तो आगे आज मैं मिस बढ़ाते कर हुए। गया, खैर वीडियो रिकॉर्डिंग सुनूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल तरन्नुम ने आवाज को तरस गया वीपी साहब की आवाज सुनने के लिए। चलिए, आपको मैं अगली बार जो है गजल जरूर सुनाऊंगा, अगर कोई और नहीं हुई जी, जी। तैयार, पूरी नहीं हुई, एक आधी चल रही है, तो मैं आपको उसी से कुछ स्टैंजा सुनाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सत्येंद्र सर। और वीपी सर को जो कविता है आप मिस कर गए, वो आप जरूर सुनिएगा। और इसी काफिले को आगे बढ़ाते हुए
मैं सीधे कूच करता हूँ पद्मा मैडम की तरफ। पद्मा मैम, आपका स्वागत है। आप आइए, मंच संभालिए और अपनी कविता हमें सुनाइए। धन्यवाद। नमस्कार अल्फाज हमारे के सभी जनों को। मैं तो नया कुछ नहीं लिखती, पुराने ही लिखी है। इनका पीपी जैन साहब सबका सुनकर तो लगा कि सचमुच में बिहारी कवि पदार्पण कर गए हैं कि मैं पुरानी कविता ही लिखी हुई हूँ, सोई पढ़ रही हूँ। कभी स्टोरी मिरर पर मैंने डाला था ये, तो उसमें आया था। एक कबूतर जो मेरे घर में बच्चे दिए थे, जो उसको पालने के लिए अपने बच्चे की तरह मैंने पाला, उसको बड़ा किया, उसी पर एक कविता है। पाखी की नौकरी लग गई। पाखी की नौकरी लग गई शीर्षक कविता की। जाने के बाद पाखी के हो गया घर सूना सूना। जाने के बाद पाखी के हो गया घर सूना सूना। रहने लगा मन उदास उदास, कैसी होगी वह सोचती रहती। रहने लगा मन उदास उदास, कैसी होगी वह सोचती रहती। कभी बालकनी में, कभी कमरे में घुमा करती अक्सर, घर गंदा करती फिरती। कभी बालकनी में, कभी कमरे में घुमा करती अक्सर, घर गंदा करती फिरती। आता बहुत गुस्सा मुझे, आता बहुत गुस्सा मुझे, पर सवाल ही नहीं उठता कुछ बोलने का। आता बहुत गुस्सा मुझे, पर सवाल ही नहीं उठता कुछ बोलने का। सुनती जो नहीं थी वो, सुनती जो नहीं थी वो, लेकिन तुलसी जब उसने उखाड़ फेंके, लेकिन तुलसी जब उसने उखाड़ फेंके, तब उसे घर में पनाह न देने की ठान ली। तुलसी जब उसने उखाड़ फेंके, तब उसे घर में पनाह न देने की ठान ली। पर यह क्या, वह कहाँ मानने वाली थी। पर यह क्या, वह कहाँ मानने वाली थी। उसने भी ठान रखी थी इसी घर में रहने की। उसने भी ठान रखी थी इसी घर में रहने की। अंडे सू रैक पर देख हैरान रह गई मैं। अंडे सू रैक पर देख हैरान रह गई मैं। अब तो उसकी देखभाल करना बन गया फर्ज मेरा। अब तो उसकी देखभाल करना बन गया फर्ज मेरा। और प्यार, और प्यार, प्यार तो उसे होना ही था। और प्यार, प्यार तो होना ही था। एक अंडे से बच्ची निकली, लगी होने बड़ी। एक अंडे से बच्ची निकली, लगी होने बड़ी। मेरा समय निकलने लगा देखभाल में। मेरा समय निकलने लगा देखभाल में। दाना पानी रखना कभी न भूलती। दाना पानी रखना कभी न भूलती। उड़ने लगी वह धीरे धीरे। उड़ने लगी वह धीरे धीरे। डर बना रहता मुझे रात दिन कहीं वह गिर न जाए। डर बना रहता मुझे रात दिन कि कहीं वह गिर न जाए। देखा मैंने एक दिन ऊंची उड़ान भरने लगी। देखा मैंने एक दिन ऊंची उड़ान भरने लगी। माँ कबूतरी ने आना छोड़ दिया। माँ कबूतरी ने आना छोड़ दिया। होगी गई मैं भी निश्चिंत। हो गई मैं भी निश्चिंत। है डर नहीं अब दुनिया से। हो गई मैं भी निश्चिंत, अब डर नहीं दुनिया से। देखा दूसरे दिन पड़ा था खाली शू रैक। देखा दूसरे दिन पड़ा था खाली शू रैक। था फिर से सन्नाटा घर में। था फिर से सन्नाटा घर में। पहली बार बच्चों के जाने से, और आज दूसरी बार पाखी के जाने के बाद। पहली बार बच्चों के जाने से, आज दूसरी बार पाखी के जाने के बाद। पर खुश हूं मैं, पर खुश हूं मैं। उम्मीद है मिल गया होगा सही रास्ता अपने जीवन का। पर खुश हूं मैं, उम्मीद है मिल गया होगा सही रास्ता अपने जीवन का। उसे मिल गया होगा सही रास्ता। पूछा बच्चों ने पाखी का क्या हाल है। पूछा बच्चों ने पाखी का क्या हाल है। मैंने कहा दूसरे शहर में उसे भी नौकरी मिल गई तुम लोगों की तरह। मैंने कहा नौकरी मिल गई दूसरे शहर में तुम ही लोगों की तरह। मिल गई उसे नौकरी, उसे मिल गई उसे नौकरी। सब बच्चों की तरह वह भी खुश रहे आबाद रहे। सब बच्चों की तरह वह भी खुश रहे आबाद रहे। हर शनिवार इतवार बच्चों की तरह वह भी आया करती थी।
हर शनिवार इतवार वह भी आया करती थी। एक दिन इतवार नहीं था, वह आके बैठी थी। पति ने पूछा, आज इतवार नहीं है, पाखी आई है? तो मैंने कहा, वो ईद है, छुट्टी है आज, इसलिए वह परिवार के साथ रहने आई है। वह भी खुश रहे, आबाद रहे बच्चों की तरह। वह भी खुश रहे, आबाद रहे बच्चों की तरह। उसे मिल गई नौकरी, पाखी को मिल गई नौकरी। धन्यवाद। और यह बहुत सब खूबसूरत अच्छी मैडम, बातें। बहुत ही उम्दा कविता। एक बाकी के बहुत ही जरिए सुंदर, आपने बहुत। बच्चों के अपने से और परदेसी होने तक की पूरी कहानी आपने बहुत बखूबी बयां की है। बहुत जबरदस्त कविता मैडम। बहुत ही सुंदर आपने चित्रण किया, ऐसा लग रहा है सामने चित्र चल रहा है बिल्कुल। और बच्चे और कबूतर के बच्चे में आपने जो साम्य दिखाया है कि वो भी चला गया तो उसको भी नौकरी मिल गई, मतलब अद्भुत, बहुत बहुत और ये खूबसूरत। प्रतीकात्मक सच्ची बहुत कहानी बढ़िया। है। मेरे हस्बैंड जब भी बीमार रहते थे, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था, बच्चे के साथ साथ हर सैटरडे संडे वो भी पहुंच जाती थी कहीं से। तो ये अब तो उसके ऊपर बहुत बहुत कहानी भी लिखा वो है, भी स्टोरी। स्वयं में सक्षम हो गए अपने आप को संभालने के लिए। जैसे हमारे बच्चों ने कमाना खाना है, वो भी अपना दाना धुनका चुनने के लिए सक्षम हो गए। अब उनको जरूरत नहीं है माता पिता की। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपने भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपने दाने दुनके के लिए, नौकरी के लिए, अपने परिवार में जब व्यस्त होते हैं, तो अधिकांशतः बच्चों का उतना ध्यान नहीं जाता अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने आने वाले छोटे छोटे चूतों की तरफ, अपने अपने छोटे छोटे कबूतर कबूतरी चिड़ियों की तरफ वहां ध्यान ज्यादा रहता है। तो ये स्वाभाविक है, दुनिया बनी अमन ऐसे जी, है। याद हो आपको, शायद वो शब्द माइक में मेरी एक पोइम पढ़ी थी कि दूर वतन से जाकर अपने चाहे जो खुशियां ले लो। याद है? वही बच्चों की फीलिंग। और लेकिन हाँ, पद्मा मैडम ने बच्चे चले इस जाते हैं, तरीके से पक्षी पौधे, प्रतीकात्मक इसी सब में तो मन लगाना पड़ता है। और सचमुच में ये लोग बहुत साथ देते हैं सब। चलिए, तो इसी का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पारिवारिक परिस्थिति पे बहुत ही खूबसूरत कविता पद्मा जी ने सुनाई। खासकर बच्चों की जुदाई का जो ये होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। मैं ये बात समझ सकता हूँ। तो मैं सीधे कूच करता हूँ राकेश चावला सर के पास। सर, कृपया आइए और मंच का भार संभालिए आप, और अपनी नमस्कार कविता आप सबको। सुनाइए। हालांकि पिछली बार एक रचना पढ़ी गई थी होली पर, तो थोड़ा सा लेट जरूर थे, जो पिछली बार तैयारी नहीं की थी, तो विचार था आज कुछ बोलेंगे। लेकिन शुरुआत में वीपी जैन ने, इन साहब ने कुछ ऐसी बातें टच कर दी, और इन्होंने, पद्मा जी ने परिंदे उड़ाए हैं थोड़े से जो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उस होली को पीछे करके तो एक रचना पढ़ता हूँ, बाकी समय अनुसार जैसा अमन जी का आदेश होगा। शीर्षक है आकांक्षा। देख कर खुले गगन में एक आजाद पंछी को, दिल मेरा बोला कि अब मैं भी विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। देख कर खुले गगन में एक आजाद पंछी को, दिल मेरा बोला कि अब मैं भी विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। तोड़ दो यह मोह बंधन, तोड़ दो यह सब जंजीरें, तोड़ दो यह मोह बंधन, तोड़ दो यह सब जंजीरें। थामो न मेरे दामन को अब, राख कर दो बंदिशें सब, मैं विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। एक संजोया ख्वाब मैंने, एक लगाया बाग मैंने, एक संजोया ख्वाब मैंने, एक लगाया बाग मैंने। सींचने दो बाग को अब, फूल चाहता हूं मैं यारब, मत उलझाओ मुझे कांटों में तुम, मैं विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। पिंजरे में रहा कितने ही दिन, पिंजरे में रहा कितने ही दिन, कितने ही दिन रहे पर कटे। काबिले मुकाबिल हूं अब, न रोको मुझे, मैं विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो पापा क्या कहते हो, मम्मा क्या कहते हो, मैं आपको नहीं पता, मैं कुछ कर लूंगा। उनमें भी एक लगन होती है, लालसा होती है, आकांक्षाएं होती हैं आकाश छूने की, कि दुनिया में उड़ के बिल्कुल। कहाँ पहुंच जाए।
लेकिन तो इस अवस्था में आके पता लगता है जैन साहब को भी, मुझे भी, और शायद शायद प्रियंका जी को भी, कि कितना मर्जी उड़ लो, रहना फिर भी इसी धरती पर है। हमने क्या कर लिया इतने सालों में, क्या हो गया? दुनिया है, ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हर एक के साथ ये एक संयोग होता है, ये समय जिंदगी में आता है जब वो सोचता है पता नहीं मैं क्या कर लूंगा, मैं विचरना चाहता हूँ आजाद पंछी की और तरह। पंछी की। बहुत सुंदर कविता राव। बहुत हमने अच्छा। 1973, 15 जून 1973 की लिखी हुई है। ये आज की अरे नहीं है, ये उस वक्त की मेरी सोच थी। सर इतना वाह, 1973 में तो मेरी उम्र लगभग ये अभी तक समेट के बहुत लिखा हुआ चीज तो खैर समेटा जाता ही है, अच्छे से रखना ही 1973 में तो बहुत। मेरी कल्पना भी नहीं की गई थी। मैं इस दुनिया में रहूंगा ऐसी कल्पना भी नहीं हुई थी 1973 में। बहुत ही मैं खूबसूरत बहुत कविता है। खुशकिस्मत हूँ कि उस समय का लिखा हुआ एक कविता मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ सर। ये बहुत ही जब ये जबरदस्त विचार थे कविता है। हमारे। बहुत ही बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा कल्पना है ये। बहुत ही अच्छा। आजादी तो सब कोई चाहता है, पंछी की तरह उड़ना अपना जीवन। सत्येंद्र सर कोई कमेंट नहीं कर रहे, लगता है सत्येंद्र सर है नहीं। सत्येंद्र नहीं सर, नहीं, सर की कविता सुनकर मुझे वो याद आ जाती है, मैं हवा हूँ, हवा हूँ, बसंती हवा में जहाँ जिधर चाहता चाहती हूँ हूँ वहां उधर घूमता घूमती हूँ। हूँ। हाँ, अगर आपका कोई कमेंट नहीं तो आता तो फिर हम सोचते कि वजह क्या है, कहाँ है सत्येंद्र सर। नहीं, इधर भी सुनना है ना, उसको छुपाना भी है, नहीं तो बैकग्राउंड में नॉइस आएगी। तो बैक टू बैक तीन बेहतरीन कविताएं सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और पहले ये बता दूं कि पिछली कविता इतनी खूबसूरत थी कि कुछ कविताओं में तो हम खो गए थे। पद्मा मैडम की पाखी वाली कविता, जिसमें हमको सचित्र वर्णन मिलता है अपनों का, अपने लोगों का, किस तरह से लोग परदेसी हो जाते हैं और किस तरह से सिर्फ वीकेंड्स में आना जाना रहता है। बाकी जयंत सर की कविता का तो क्या कहने। जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार नए नए चीजों को समझने को मिलता है, नई नई खूबसूरती बिखर के सामने आती है, वो उकेड़ के सामने आती है। और चावला सर की कविता भी लाजवाब रही। तो इस काफिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चलता हूँ दीदी की तरफ, प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी, आपका स्वागत है। आप आइए और मंच पर अपनी कविता पाठ करिए और हमको सुनाइए। धन्यवाद। नमस्कार। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो आज तो बहुत तरह तरह की बातें हुई, श्रृंगार रस की बात हुई, और परिंदों की बातें हुई। घर से निकलते बच्चों से परिंदों का साम्य देखा गया। साथ ही सर ने बताया, चावला सर ने, कि वो किस प्रकार वो स्वतंत्र विचरण करना चाहते थे 1973 में लिखी हुई उनकी कविता। तो आप सबके सामने मैं एक अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें भी मैंने सोचा मैं भी अपनी एक मैंने लिखी थी 4 साल पहले स्टोरी मिरर पर ही, 30 वर्ड डेज 30 वर्ड प्रॉम्प्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज आया था। और इस कोई प्रॉम्प्ट में वो लोग चित्र दिया करते थे और मैं लिखा था। तो ऐसे ही एक चित्र था, तो उसका शीर्षक मैंने दिया था 4 साल पहले की है ये, कुछ बातें अनकही सी। तो उसमें एक आ, कुछ बातें अनकही सी में भी कुछ कुछ मुझे कबूतर और मतलब प्रकृति का ही कुछ चित्रण है। छोटी सी कविता है, मैं पढ़ूंगी। सुबह सुबह पहुंची मैं, सुबह सुबह पहुंची मैं करने सैर पार्क में, सुबह सुबह पहुंची मैं करने सैर पार्क में, लगाए 8-10 चक्कर, लगाए 8-10 चक्कर, जो दम लेने में बैठी, जो दम लेने में बैठी, लगा मुझे कोई ताके घूरे सा है, लगा मुझे कोई ताके घूरे सा है। मैंने पलट कर देखा तो किसी को ना पाया, मैंने पलट कर देखा तो किसी को ना पाया। फिर वैसे ही महसूस हुआ कि छिपकर देखे मुझे कोई है, फिर वैसे ही महसूस हुआ कि छिपकर देखे कोई मुझे है। अब की बार सावधानी से बिना किए आवाज, अब की बार सावधानी से बिना किए आवाज, पहुंची दबे कदमों से बाउंड्री वॉल के पास। अब की बार सावधानी से बिना किए आवाज, पहुंची मैं दबे कदमों से बाउंड्री वॉल के पास। देखा तो एक छोटा सा जीव, देखा तो एक छोटा सा जीव, टुकुर टुकुर देखते मुझको पाया, देखा तो एक छोटा सा जीव, टुकुर टुकुर देखते मुझको पाया। वो नन्हा सा प्राणी, वो नन्हा सा प्राणी, आंखें जिसकी चमकदार थी, वो नन्हा सा प्राणी, आंखें जिसकी चमकदार थी, पूंछ मुलायम रोएदार थी, पूंछ मुलायम रोएदार थी, मुंह तिकोना, मुंह तिकोना, कान चौकन्ने खड़े थे, मुंह तिकोना, कान चौकन्ने खड़े थे। इतनी प्यारी सी वो, इतनी प्यारी सी वो,
अब मैं नाम बता ही देती हूँ। इतनी प्यारी सी वो गिलहरी मुझे निहारे अपलक, इतनी प्यारी सी वो गिलहरी मुझे निहारे अपलक, और मैं तो खो गई थी उसकी कोमल मासूमियत में, और मैं तो खो गई थी उसकी कोमल मासूमियत में। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वो न डरी न घबराई, वो न डरी न घबराई। हाथ से मेरे उसने अपना हाथ मिलाया, हाथ से मेरे उसने अपना हाथ मिलाया। पड़े हुए थे मेरी जेब में, पड़े हुए थे मेरी जेब में मूंगफली के दाने, पड़े हुए थे मेरी जेब में मूंगफली के दाने। मैंने हाथ में रखकर उसको दिखाया, मैंने हाथ में रखकर उसको दिखाया। उसने उठाया एक दाना, उसने उठाया एक दाना, आहिस्ता आहिस्ता उसने वो दाना फिर खाया, आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर एक दाना खाया। 3 दानों में तो उसका पेट भरा पूरा, 3 दानों में तो उसका पेट भरा पूरा। फिर वो लपक कर चढ़ गई ऊंचे नीम के वृक्ष पर, फिर वो लपक कर चढ़ गई ऊंचे नीम के वृक्ष पर। मैं भी लौट आई तब अपने घर को, मैं भी लौट आई तब अपने घर को। अब मैं रोज सुबह अब मैं रोज सुबह लेकर जाती हूँ कुछ दाने मूंगफली के, अब मैं रोज सुबह लेकर जाती हूँ कुछ दाने मूंगफली को। उसको ना जाने कैसे लग जाती है, उसको न जाने कैसे लग जाती है आहट मेरे आने की। हम दोनों को ही इंतजार रहता है, हम दोनों को ही इंतजार रहता है आपस में यूं मिलने का, हम दोनों को ही इंतजार रहता है आपस में ही यूं मिलने का। कुछ बातें अनकही करने का, बातें तो हम अनकही ही करते हैं उससे, कुछ बातें अनकही करने का। प्रकृति भी ये खूब रही, प्रकृति भी ये खूब रही। शहर ने दिया तोहफा मित्रता का, शहर ने दिया तोहफा ये मित्रता का। बड़ा भोला सा, बड़ा भोला सा मासूम सा मिला मूक दोस्ती का मुझे ये नजराना, बड़ा बड़ा भोला सा मासूम सा मिला मूक दोस्ती का ये नजराना। जिसके साथ अब मैं रोजाना करती हूँ कुछ बातें अनकही सी, जिसके साथ अब मैं रोजाना सुबह करती हूँ बातें कुछ अनकही सी। तो बहुत ये मेरा प्यारा सा दोस्त, प्यारी सी दोस्त कहना चाहिए। बहुत सुंदर मैडम। बहुत आप ये पशु कह रही पक्षी थी दोस्त और होते हैं, मुझको बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं और बहुत अच्छा मन लगता है, और हमेशा वो लोग मुझको अटैच इतना ज्यादा हो जाते हैं कि बस बच्चों सा आ, ही फील होता लव आपकी ये कविता सुन रहा था और मुझको लव महादेवी वर्मा नीड की नो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। प्रेम में वार्तालाप के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा वो आपने। जीव हमको समझ लेते हैं, हम उनको समझ लेते हैं। वो बिल्कुल अनकही हम बातें वैसे ही व्यक्त हो जाती है, विचारों का आदान प्रदान हो जाता कुछ मौन बातें, क्योंकि संवाद। वो बस वो उसे हमसे डर नहीं महसूस होना चाहिए, तब वो आराम से है हमारे बस। साथ हाँ कंफर्टेबल हो सकते हैं। है। बस हम लव नीड नो हमें, वर्ड्स। और उसमें बातें नहीं कही जाती हैं, बस हाँ वो मतलब तो आपस में देखने ही मैं काम कर आपकी जाता कविता है। सुन रहा था, मैं आपकी कविता सुन रहा था और मुझको साइड में याद आ रहा था महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी गिल्लू। गिल्लू, गिल्लू तो बहुत खूबसूरत कहानी। आपकी ये कविता और उस कहानी में बहुत कुछ सामने, समान बहुत समान सामने है। है। बहुत ही, हाँ, बहुत ही उम्दा कविता आपकी। कविता बहुत अच्छी है, प्रकृति का सजीव चित्रण है। बहुत अच्छी कविता रही आपकी, मुझे अच्छा लगा, सुनकर मजेदार लगा। तो अब इसी सिलसिले को, मैम, हाँ प्रियंका मैम, जो साइलेंस कम्युनिकेशन की बात की तो दो पंक्तियां याद आती हैं किसी की, कि बात कहने के 100 तरीके हैं, बात कहने के 100 तरीके वाह हैं, अब कुछ ना कहना भी एक तरीका है। वाह वाह बहुत वाह, सही बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही, बहुत बहुत बिल्कुल। सही बात सर, बहुत सही बात। बहुत गहरी बात कहते हैं चंद्रन जी। नहीं हाँ नहीं, किसी और की लिखी हुई चीज है। हाँ। हाँ, तो किसी और की लिखी ऐसी आपने सुना बातों दी सर, आपने किसी और की लिखी सुना दी, और इसी काफिले को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे आप तक पहुंचता हूँ। सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप आइए और अपनी अमन कविता जी, को सुनाइए। अमन जी, आज मैं आखिरी में सुनाऊंगा, वातावरण यहाँ का थोड़ा ठीक होगा तब सुनाते हैं। ठीक है, तो अब वातावरण का, अगर अगर बात वातावरण की है तो फिर मैं ही बचा हूं, तो फिर मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत है, बिल्कुल, स्वागत है। आपका स्वागत है मंच पर, और मंच सब आपका है, निर्भर आप करता अपनी है कविता। आपके ऊपर के समय कितना है आपके पास। हाँ, मैं सुना नहीं सर, ऐसा क्या बोले मत आप? कहिए कि आप ही बने। मैंने नहीं, ये कहा फिलहाल कि मैं ऐसा हूँ मत कहिए कि आप ही बने हैं। अंतिम। निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है। हाँ, समय ये है तो बात तो सही है। थोड़ा सा दखल और दे देंगे हम। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, अभी आखिर में देंगे। एक और कविता हो जाएगी, सबकी एक और कविता हो जाएगी, और इस सिलसिले को मैं ही शुरू करूंगा। मैं बैक टू बैक दो सुनाऊंगा, उसके बाद एक एक करके सभी के पास जाएंगे, सत्येंद्र सर के पास जाएंगे, उसके बाद फिर वेलकम हम वेलकम। रिपीट करेंगे। तो स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई सभी ने। मैं कुछ और सुनाने के लिए बैठा था, लेकिन चूंकि परिंदों के ऊपर बहुत सी कविताएं हो गई और जीवों के ऊपर चर्चा हो रही है, तो एक कविता मैंने भी लिखी थी।
कोशिश की थी लिखने की, पता नहीं कैसा लिख पाया, वो आप लोग बताएंगे मुझको। कविता का शीर्षक है भोर भई उड़ चला परिंदा। ये भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने को। भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने को। नींद गवाई चैन गवाया, बच्चों की भूख मिटाने को। इस छत जाए उस छत जाए, एक एक दाना चुग कर लाए। इस छत जाए उस छत जाए, एक एक दाना चुग कर लाए। तिनका तिनका चुने फिरे है, अपना घर वो बनाने को। भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाए। बहुत खूब। के चुग कर लाए एक एक दाना, चुग कर लाए एक एक दाना। बच्चों को कम पड़े ना खाना, चाहे जितना थका हो लेकिन करे ना कोई एक बहाना। चोच में रख कर भी ना खाए, जकड़ रखे पर चख ना पाए। चोच में रख कर भी ना खाए, जकड़ रखे पर चख ना पाए। धूप छाव में मेघ धूल में, वो काम किए बिन रुक ना पाए। भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने। कि सूरज के उगने के पहले इसके पर खुल जाते हैं। सूरज के उगने से पहले इसके पर खुल जाते हैं। चंदा के उगने से पहले चैन से ये सो जाते हैं। कैसा जीवन बिना परिश्रम, सबसे बड़ा नहीं है कोई धन। अपने जैसे जीने की ये राह हमें दिखलाते हैं। भोर भई वो चला परिंदा, दाना चुग कर लाने को। कि जिस डाली पर भी घर वो बनाए, फिर उसको ना छोड़ कर जाए। जिस भी डाल पर घर वो बनाए, छोड़ कर फिर उसको ना जाए। अंतिम क्षण तक साथ न छोड़े, माने न वृक्ष तजकर जाने को। अंतिम क्षण तक साथ न छोड़े, माने न वृक्ष तजकर जाने को। आंधी आए पानी आए, लेकिन नीड न गीला हो पाए। वृक्ष भी अपने आश्रयी को साथ न छोड़े। वृक्ष भी अपने आश्रयी का साथ न छोड़े बसाने को। भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने को। कौन है नर और कौन है मादा, किस पर कितना बोझ है ज्यादा। कौन है नर और कौन है मादा, किस पर कितना बोझ है ज्यादा। किसने कितना दर्द सहा है, घर की बुनियाद बचाने को। दोनों का कद है एक समान, ना कोई छोटा ना कोई महान। एक दूजे बिन दोनों अधूरे हैं, अधूरे। साथ है जीवन पूर्ण बनाने को, संग है जीवन पूर्ण बनाने को। भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने। खाना चुप। ये पहली कविता रही मेरी, छोटी सी कोशिश ये की थी लिखने की। बहुत ही अमन जी, खूबसूरत कविता है। मैं तो इतने दिन से आपको सुन रहा हूँ, तो हाँ मैं सर। ईमानदारी आज से कहूंगा ये कविता मुझे सबसे आध्यात्मिक अच्छी लगी। ये पूरी की पूरी कविता मुझे कविता, भी रिलेशन कविता से की एक एक लाइन मुझे बातें मतलब दिल को छूते हुए थी। हाँ, धन्यवाद सर, और सिर्फ धन्यवाद। ये पूरा परिंदों अपने की बात जीवन नहीं से, लगी मेरे यथार्थ को। जीवन से रिलेटेड है ना। ये बात मुझे तो परिवार से लगी ज्यादा। हाँ, परिवार मतलब से मैं बिल्कुल ये रिलेटेड। सोच रही थी कि एक पिता जा रहा है, हाँ, माँ घर में ये कर रही है, वो धूप और उसका लिहाज ना करते हुए हमेशा जा रहा है, बच्चों के लिए ला रहा है, अपने लिए ला है कि नहीं ये परवाह बिना किए। बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। मतलब चिड़िया या परिंदों के माध्यम से आपने पूरे घर परिवार का चित्रण किया है, जिसमें माता पिता की भूमिका को आपने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, चाहे वो परिंदा हो चाहे वो मनुष्य हो। बहुत बेहद बेहतरीन कविता रही। पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीकरण है, यथार्थ चित्रण है, मानवीकरण है छायावाद। धन्यवाद 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 सभी का। और चूंकि मैंने कहा एक और सुनाऊंगा, तो एक एक कविता जो मैंने 2 हफ्ते पहले कही थी मैं सुनाने की, पिछले हफ्ते में सुना नहीं पाया। कविता आप सभी को याद होगा जो लोग मौजूद थे। एक बेचारी बुढ़िया, हाँ, जो मैं काम पे जाता था और उसको देखा था अपने आंगन में बैठे हुए, उसके ऊपर एक कविता मैंने लिखी थी कि हर रोज जब मैं उसके द्वार से होकर गुजरता हूँ,
कि हर रोज जब मैं उसके द्वार से होकर गुजरता हूँ, उसे वही एक सा बैठा पाता हूँ। वो अपनी बूढ़ी धुंधलाती नजरों से जाने किसकी राह तकती है। मम्मा पर जाता, मम्मा पर। वो अपनी बूढ़ी धुंधलाती नजरों से जाने किसकी राह तकती रहती है। हर रोज जब मैं उसके द्वार से होकर गुजरता हूँ, उसे उसी चौखट पर बैठा हुआ पाता हूँ। ना तनिक इधर ना तनिक उधर, बिल्कुल निशब्द, बुत की तरह। वो रास्ता उसके घर के आंगन से होकर गुजरता है, जो आंगन उसके घर का हिस्सा है, जहां से दुनिया के सारे लोग अपनी ही धुन में गुजरते हैं। कुछ बातें करते हुए, कुछ हंसते हुए, कुछ चुपचाप उदास, कुछ अपनी जिंदगी की परेशानियों में डूबे हुए। मगर कोई उसको नहीं देखता, मगर कोई उसे नहीं टोकता। वो भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस एक टक देखती रहती है। मैं उसे देखकर रोज गुजरता हूँ, और उसे देखता हुआ लौटता भी हूँ, और सोचता हूँ कि वो किसका इंतजार करती है, और उसका ये इंतजार कब तक चलेगा। वो किसे देखती है, किसकी राह जोहती है, और क्यों। एक दिन मैं उससे ये पूछूंगा और अपना परिचय दूंगा। धन्यवाद। ये मेरी दूसरी कविता है, छोटी सी। बहुत बहुत वाह, संवेदना, बहुत ही बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सुंदर। अमन जी। और हर कविता में इनका एकदम यथार्थ चित्रण रहता है, अच्छे से सही। मैं तो कोशिश करता हूँ मैडम, अभी सीख सत्येंद्र रहा जी हूँ को बहुत बुलाइए, कुछ। फिर उसके बाद एक अगर टाइम होगा अरे तो मैं बिल्कुल टाइम आपको। है सर। बिल्कुल, तो अब मैं सीधे सत्येंद्र सर की तरफ पूछ करता हूँ। सत्येंद्र सर, हम सभी आतुर हैं आपकी मधुर वाणी में, आपकी कविता को सुनने के लिए। और आप जी मैं तरन्नुम में कोशिश गाए करता ताकि हूँ आपके तरन्नुम में गाए ताकि आपके बच्चे को लगे कि आप लोरी गा रहे हैं। एक पंथ दो काज हो जाए। जी मैं कोशिश करता हूँ। मंच को और मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमन। आ, दो कविताओं की वानगी के तौर पे एक एक दो दो बंद यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि म्यूजिक पर पीछे बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं सर, वो चार चांद लगाएगा वो म्यूजिक। आप चलिए, शुरू करिए जी सर। जी। हो जाता रोम रोम पुलकित है प्रेम पनपता अति अनंत छा जाती घर आंगन में जब मनमोहक प्रेरक ऋतु बसंत है नई कोपुले झांक रही टूटे पेड़ों के तन मन से कर रही कोयलें कू कू भंवरे है मद मद सेवन में सरसों लहराती खेतों में पुष्पों का उत्सव उपवन में हैं झुंड तितलियों के इठलाते पुष्पों के आलिंगन में हो जाता मानव मन चंचल जागे ध्यानों से साधु संत छा जाती घर आंगन में जब मन मोहक प्रेरक ऋतु बसंत। ये पहली कविता का एक बंद है। और दूसरी कविता जो उस दिन अधूरी थी, उसके दो बंद और लिखे हैं, मैं उसको प्रयास कर रहा हूँ। झूठ सत्य के सम्मुख गरजा सारे सोते अर्थ जगे तर्क सत्य के तथ्य सत्य के सारे जग को व्यर्थ लगे कैसे कोई करे अनुगमन सत्य अहिंसा के पथ का पीड़ाओं के पर्वत पर जब तन मन सब असमर्थ लगे परिवर्तित होती सृष्टि में नियत उपेक्षा रखते क्यों परिवर्तित होती सृष्टि में नियत अपेक्षा रखते क्यों प्राकृतिक नियमों की निंदा और उपेक्षा करते क्यों सुविधाओं से घिरे युवाओं के हृदयों का असर बुरा हंसते खिलते चेहरों का क्या वैसे तो हैं स्वस्थ लगे। और अंतिम बंद लौकिक जीवन का हर बंधन माया का ही रूप घना उत्प्रेरक की मात्र उपस्थिति
से है अंधेरा धूप बना, कैसे कोई जी पाएगा इच्छाओं का ढोकर बोझ, कठिन क्षणों में रिश्ते सारे हैं जब भी अनुप्रस्थ लगे, झूठ सत्य के सम्मुख गरजा सारे सोते अर्थ जगे, तर्क सत्य के तथ्य सत्य के सारे जग को व्यर्थ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, आपने बहुत जो शब्द यूज किए हैं उत्प्रेरक, हाँ, ये जो है रियली सुपर। बहुत खूबसूरत सबसे सर, बहुत खूबसूरत कविता। स्वर लहरी इनका बहुत अच्छा लगा, गाने का सुर बहुत अच्छा बिल्कुल हो नहीं, गया। बोलने का तो हाँ, तरीका बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत कहता हूँ सत्येंद्र सर से हमेशा कि सर आप और मैं मिलके एक गीत बनाते हैं। सर कभी वक्त समय दे नहीं रहे मुझको। सर अगर समय दे तो हम एक गीत बनाते हैं। अच्छा, आपके लिरिक्स आपके रहेंगे, सुर और कंठ आपका रहेगा, मैं म्यूजिक देने की कोशिश करूंगा। बाकी बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल, गीत ये तो बनेगा। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि कोई ऐसा जो है सोच रहा है कि हाँ, हम साथ इसी मिलकर के कुछ कर साथ सकते अच्छा हैं। लगा। जी जी। सर मैं तो सोचता ही हूँ हमेशा, इसमें मेरा निहित स्वार्थ, खुद का भी स्वार्थ है ना, आपके साथ मेरा भी आज तो नाम बैकग्राउंड आएगा। से म्यूजिक बहुत मिल रहा था तो मेरा डिस्ट्रैक्शन था। सुन नहीं नहीं, वो पा रहे म्यूजिक होंगे आप। मुझको मिला, वो म्यूजिक हमें मिला, एक बार वो म्यूजिक हमें मिला, मुझे बहुत मधुर लगा वो म्यूजिक तो। तो हरिओम। सत्येंद्र सर के दमदार चावला से कुछ कहना चाहते हैं प्लीज सर। ये सत्येंद्र जी की भावनाएं और अमन जी की भावनाओं में मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी जी। सत्येंद्र जी, मैंने पिछली बार भी कभी जिक्र किया था, एक गजल है जो अलग अलग गायकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से गाई है। हाँ तो वो मैं आपको उसके बोल दूंगा। तो गाना गाने के लिए जो बात आपका तरन्नुम है, उसके हम भी मुरीद हैं। तो उसको आप किसी दिन पढ़ के आना, या अपने साथ हाँ। लिख के लाना, या जी मुझे जी। आदेश करेंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा। मेरे पास उसकी वर्डिंग पूरी लिखी हुई है। अगर तो हो सके तो आप व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड कर आप दीजिए। और मैं, और कुछ बोला आपने? चावला सर, हो सके तो आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जी मेरे भाई, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ सबके सामने कि अमन जी की बात को भी थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसमें जब आप उसका एक बंद पढ़ोगे तो उसके जवाब में मैं अपना दूसरा बंद पढ़ूंगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। एक करेंगे सर, आपकी करेंगे, तरफ से एक कोलैबोरेशन बहुत मेरी करते तरफ हैं। बढ़िया। सर इसको कोलैबोरेशन तो करते वो हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, बनाएंगे। एक दिन मिलके हम जी जी तीनों जी, करते हैं और धन्यवाद। बाद में उसको प्रस्तुत करेंगे, हमारे बाकी के ऑडियंस को प्रस्तुत करेंगे, अल्फाज हमारे में उसका जी बकायदा जी जी। एपिसोड डालेंगे हम। तो सत्येंद्र सर की उम्दा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मधुर वाणी में दो कविताएं बैक टू बैक सुनने के बाद हम फिर से अपने कविता के काफिले को एक और सर्कल कंप्लीट करने के, एक और सर्कल की तरफ बढ़ाते हुए मैं वापस चलता हूँ आदरणीय वीपी जैन सर के पास। सर आप कृपया आप पधारिए और मंच पर अपने कविता का पाठ करिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। मेरी इस कविता का शीर्षक है नीण का निर्माण से। आपको शायद याद आ गया होगा, हरवंश राय बच्चन, उनकी एक किताब का जो है ये नाम था कि नीण का निर्माण से। उस किताब को पढ़ने के बाद जो मेरी फीलिंग्स हुई वो मैंने लिखने की कोशिश की है, गीत के फॉर्म में है। मैं गा तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। जर्जर हुए तन और मन से, जर्जर हुए तन और मन से, जी सकेगा कौन फिर। जर्जर हुए तन और मन से, जी सकेगा कौन फिर। तन राख से होता नहीं है, नीण का निर्माण फिर। तन राख से होता नहीं है, नीण का निर्माण फिर। उनकी जब पहली पत्नी की डेथ हुई थी उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसका आगे, बेवफा बनकर गई तू, बेवफा बनकर गई तू, परमात्मा से मिलन को छोड़ क्यों मुझको दिया तुमने अकेला रुदन को। छोड़ क्यों तुमने दिया मुझको अकेला रुदन को। बेवफा औरत प्रमाणित कर दिया फिर कर दिया एक बार फिर,
तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण। याद की उन अस्थियों को, याद की उन अस्थियों को लेकर हृदय के कलश में, शमशान गंगा राह दूबर, जर्जर है पग और विवश में। क्या खता मुझसे हुई, क्या खता मुझसे हुई, मन सालती रही बात फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण। तन राख में मैं ढूंढता हूं, तन राख में मैं ढूंढता हूं, रूह वो मेरी कहां है। तन राख में मैं ढूंढता हूं, रूह वो मेरी कहां है। मेरी जिंदगी लौटा मुझे, प्रभु छुप बैठा कहां है, प्रभु छुप बैठा कहां है। या उठा ले तू मुझे भी, या उठा ले तू मुझे भी, चंद घंटों बाद फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण। मैंने सोचा था यही, मैंने सोचा था यही, उन अस्थियों और राख से, मैंने सोचा था यही, उन अस्थियों और राख से निर्माण करके देख लूं, फिर पूरी साधना विश्वास से, निर्माण करके देख लूं पूरी साधना विश्वास से। मुक्ति मिलेगी ना उसे, मुक्ति मिलेगी ना उसे, सोचा यही था यार फिर, सोचा यही था यार फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण। यूं अस्थियों और राख को, यूं अस्थियों और राख को, ताकि उसे मुक्ति मिल सके, यूं अस्थियों और राख को मैंने विसर्जित कर दिया, यूं अस्थियों और राख को मैंने विसर्जित कर दिया। पर क्या करूं तेरी याद ने दुश्वार जीवन कर दिया। नैना कलश देते रहेंगे, नैना कलश देते रहेंगे, अश्रु निर्जर धार फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण फिर। अंतिम ना उमंगे ना तरंगे, ना उमंगे ना तरंगे, अब सांस भी एक बोझ है, अब सांस भी एक बोझ है। दिल धड़कनों में थकान है, ना ऊर्जा का ओझ है, दिल धड़कनों में थकान है, ना ऊर्जा का ओझ है कसम मुझको उठा ले, है कसम मुझको उठा ले, भेज उसके पास फिर, भेज उसके पास फिर, तन राख से होता नहीं है नीड़ का निर्माण फिर। जर जर हुए तन और मन से जी सके, तन राख से कैसे करे कोई नीड़ का निर्माण फिर, तन राख से कैसे करे कोई नीड़ का निर्माण। धन्यवाद। लाते हैं ऐसे, चुन चुनते हैं, बहुत कितने अच्छा। अच्छे शब्दों का कैसे कर लेते हो आप लोग। मैं भी इसी चीज का सोचता हूँ कि शब्दों की कमी को कैसे पूरा किया है। इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ, कुछ कुछ सीख लेता हूँ। आप लोगों से बहुत सारे, मैंने मेरे वोकेबुलरी में बहुत सारे शब्द नए नए आ गए जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि अभी बहुत कम लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो भी लिख रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मैं डालने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत ही उम्दा बहुत ही कविता सर। खूबसूरत आपने हाँ, जीवन पर बहुत ही बेहतरीन कविता लिखी है, बहुत ही ज्यादा निशब्द, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं आप, तो इतना कहूंगा, बहुत सुंदर वाकई में। हाँ सुंदर तो है, अति सुंदर है कविता, बहुत ही सुंदर कविता है। तो 10 मिनट, इस सेशन में 10 मिनट बाकी है, तो हमको एक छोटा सा और सेशन करना पड़ेगा। क्योंकि चूंकि दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है और किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तो 10 मिनट है। मैं पद्मा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। पद्मा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता कहिए। और इसके बाद तीसरे सेशन में जैसे ही हम पहुंचेंगे, अभी चावला सर और प्रियंका मैम दोनों बाकी है, उन दोनों का अपने हम कविता सुनेंगे। पद्मा मैम, कृपया मंच पे आइए और अपनी कविता सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं पुरानी कविता ही लिख रही हूँ। कोरोना समय में जो मैंने लिखा था, बोझिल समय। क्या हुआ समय, तुम इतना बोझिल क्यों हो। क्या हुआ समय, तुम इतना बोझिल क्यों हो। क्या कोरोना तले दबे हुए हो, जिसने तुम्हें भी तोड़ दिया, जिसने तुम्हें भी तोड़ दिया। पहले तो बम ब्लास्ट,
फिर प्लेन क्रैश, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ या तूफान आया करता था। पहले तो बम ब्लास्ट, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं सूखा या कहीं बाढ़ या तूफान आया करता था। पर उस वक्त तो तुम्हें उदास नहीं देखा पर उस वक्त तो तुम्हें उदास नहीं देखा। फिर आज क्या हो गया? फिर आज क्या हो गया? कोरोना ने कमर तोड़ दी। कोरोना ने कमर तोड़ दी। तुम भी घबरा गए अस्पतालों के मौत से जूझते हुए लंबी कतारों को देखकर। तो तुम भी घबरा गए अस्पतालों में मौत से जूझते हुए लंबी कतारों को देखकर, जहां ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए आपाधापी मची है, जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए आपाधापी मची है। या फिर शमशान घाट की स्थिति देखकर डरे हुए हो, या फिर शमशान घाट की स्थिति देखकर डरे हुए हो, जहां मुखाग्नि और तुलसी दल को भी निष्कासित कर दिया गया है, जहां मुखाग्नि और तुलसी दल को भी निष्कासित कर दिया गया है। मनुष्यों की भयानक दुर्दशा देखकर, मनुष्यों की भयानक दुर्दशा देखकर तुम्हारी आंखों में भी पानी भर आया। मनुष्यों की भयानक दुर्दशा देखकर तुम्हारी आंखों में भी पानी भर आया। कितना जिसका बोझ उठाने में तुम असमर्थ दिखाई दे रहे हो, जिसका बोझ उठाने में तुम असमर्थ दिखाई दे रहे हो। और इससे बचने के लिए तुमने तूफान का रुख ले लिया, और इससे बचने के लिए तुमने तूफान का रुख ले लिया। पर ऐसे तो और त्राही त्राही मच गई, पर ऐसे तो और त्राही त्राही मच गई। लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ गया, लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ गया। समय, क्या तुम उचित समाधान नहीं खोज पा रहे हो? समय, क्या तुम उचित समाधान नहीं खोज पा रहे हो? मनुष्य कब तक इंतजार करेंगे? मनुष्य कब तक इंतजार करेंगे तुम्हारे उस रिमझिम बारिश का जिसमें खुशियों की संगीत होगे? मनुष्य कब तक इंतजार करेंगे तुम्हारे उस रिमझिम बारिश का जिसमें खुशियों की संगीत होगी? हृदय पल्लवित पुष्पित होगा, हृदय पल्लवित पुष्पित होगा, और सारी सृष्टि नाच उठेगी, और सारी सृष्टि नाच उठेगी। मनुष्य कब तक इंतजार करेंगे? मनुष्य कब तक इंतजार करेंगे? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत कोविड समय की ये कविता आपकी, बहुत ही खूबसूरत। और उस समय सभी लोग निराशा में थे, तो उस समय मैंने भी कविताएं लिखी थी, और मैं भी फिर आने वाले सेशन में, ये इसी सेशन में एक कविता उसी समय की पढ़ के बताऊंगी आपको। बहुत ही बेहतरीन कविता, उस समय का पूरा चित्रण था। निराशा में लोग डूब रहे थे, तो उस समय कुछ कविताएं हमने भी लिखी थी। इस बेहतरीन सेशन में दीदी कविता। 5 मिनट बाकी है। इस सेशन में 5 मिनट बाकी है, तो क्या आपकी कविता 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? हो भी सकती है। नहीं नहीं, तो अपने पूरा समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने पूरा समय देते हैं। इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। एंड और आप कर सभी देते से हैं। ठीक है, अनुरोध 5 है। मिनट में मैं सुनाती हूँ एक मुस्कुराहट, हाँ एक कविता बिल्कुल छोटी बिल्कुल सी। वेरी बिल्कुल गुड, बिल्कुल। वेरी मुस्कुराहट। बिल्कुल। खूबसूरती की मिसाल हो तुम गुलाब, खूबसूरती की मिसाल हो तुम गुलाब। तुम्हारी मुस्कुराहट, उसके तो कहने ही क्या, तुम्हारी मुस्कुराहट, उसके तो कहने ही क्या। देख उसे, दुख में भी लोगों के होठों पर मुस्कान अपने आप ही थिरकने पर मजबूर हो जाती है। देख उसे, दुख में भी लोगों के होठों पर मुस्कान अपने आप ही थिरकने पर मजबूर हो जाती है। अपनी गोद में कांटों को समेटे, अपनी गोद में कांटों को समेटे तुम कितनी सरलता से अपना जीवन जीते जा रही हो। अपनी गोद में कांटों को समेटे तुम कितनी सरलता से अपना जीवन जीते जा रहे हो। इतनी सहनशीलता, इतनी शक्ति, इतनी उदारता तुम्हें आती कहां से है? इतनी सहनशीलता, इतनी शक्ति, इतनी उदारता तुम्हें आती कहां से है? और ये भीनी भीनी खुशबू, और ये भीनी भीनी खुशबू तुम फैलाते हो, उसके बाद तो किसी भी इत्र की जरूरत नहीं। और ये भीनी भीनी खुशबू जो तुम फैलाते हो, उसके बाद तो किसी भी इत्र की जरूरत नहीं। पशु पक्षी और इंसान
में भी तुमने फर्क कभी नहीं समझा। पशु पक्षी और इंसान में भी तुमने कभी फर्क नहीं समझा। तुम्हारी कोमल पंखुड़ियां हर एक को एक सा एहसास दिलाती हैं। तुम्हारी कोमल पंखुड़ियां हर एक को एक सा एहसास दिलाती हैं। और ये भी सही है जो तुम्हारे पास कांटे हैं ना, और ये भी सही है तुम्हारे पास जो कांटे हैं ना, वो यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। और ये भी सही है तुम्हारे पास जो कांटे हैं ना, वो यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए, अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। हे गुलाब, तुम कैसे कर लेते हो यह सब? हे गुलाब, तुम कैसे कर लेते हो यह सब? कैसे कर लेते हो यह सब? धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैडम, प्रेरक बहुत कविता खूबसूरत। आपकी। वर्मा बहुत मैम, सुंदर। आपकी कविता पे दो पंक्तियां याद आती हैं, लिखी थी कभी कि ऐ गुल तेरे जीने का यही अंदाज जमाने से जुदा करता है। तू जो खुशबुएं अपनी तू जो खुशबुएं ताउम्र हवाओं में लुटा देता है। तू जो खुशबुएं ताउम्र हवाओं में लुटा देता है। हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन बढ़िया। सत्येंद्र सर, बहुत बेहतरीन। बहुत। तो वीपी जैन सर ने जो नीड का निर्माण कहा था बच्चन सर के, उन्होंने कहा कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है। सर मैंने भी एक कोशिश की थी उनकी कविता से थोड़ा इंस्पायर होकर लिखने की। मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं उनकी कविता से इंस्पायर हुआ था। ये दो लाइनें ही कहूंगा कि मैं जताना जानता तो बन बैरागी यूं ना फिरता। मैं जताना जानता तो बन बैरागी यूं ना फिरता। मेरे ही खिलाफ ना होता आज ये उसूल मेरा। और मैं वाह, ठहरना जानता तो बन के भौरा यूं ना फिरता। मेरे पग को बांध लेता फिर कोई अरमान मेरा। तो बहुत ये कविता बहुत बहुत मेरी बढ़िया। लिखी हुई कविता है। बहुत बहुत कविता का सुंदर शीर्षक अमन मैं जी। जताना जानता तो। हाँ। तो ये सेशन अब खत्म होने वाला है और चावला सर बचे हुए हैं, उनकी दूसरी कविता हमको सुननी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया तीसरे सेशन में जल्दी से जुड़े ताकि हम एक बार और चावला सर को सुनने का आनंद उठाएं और फिर इस सेशन की समाप्ति करेंगे हम लोग। धन्यवाद। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ दीदी। सत्येंद्र सर, हाँ। सभी को बोलो सेशन एंड कर रहा हूँ और अपने तुरंत जुड़ते हैं। तो चलते फिरते हम अपने एपिसोड अल्फाज हमारे के एपिसोड 9 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और सभी की एक से बढ़कर एक उम्दा कविताएं। सत्येंद्र सर, पद्मा मैडम, प्रियंका दीदी, जैन सर, सभी की उम्दा कविताएं सुनने के बाद अब हम अपने अंतिम पड़ाव में एक बार फिर से चावला सर को सुनना चाहेंगे और उनकी कविता को सुनकर की कविता का आनंद उठाना चाहेंगे। चावला सर, आपका स्वागत है। मंच पर आइए और कविता मंच की शान बढ़ाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। पुनः एक बार फिर सबको नमन। प्रियंका जी ने हमारे को बहुत पुराना समय याद करवा दिया। इन्होंने कहा कि किसी रचना के ऊपर इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। सॉरी, को फोन आ रहा है मेरा। ओके। तो ऐसा कुछ फिजिकल फॉर्म में तो कोई पारितोषिक किसी बड़ी स्टेज पर खड़े होके लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली में इतिहास में जो पहली फेयरवेल पार्टी दी गई वो हमारे ग्रुप को दी गई। और उसमें इत्तेफाक से जो हमने रचना पढ़ी और जो श्रोताओं का रिस्पॉन्स करतल ध्वनि थी, उससे ज्यादा जब खाने के लिए उपस्थित हुए सभी लोग खाने के हॉल के अंदर, तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बीडी मिगलानी थे, अपनी सीट से उठकर स्पेशली चलकर मेरे पास जो उन्होंने अपना स्नेह दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा पारितोषिक था। ये बात है 1976 की। उसके बाद इसी रचना को मैंने एक स्टैंजा काट के अपने बेटे को दिया। प्रोबेबली दैट वाज अगेन 94 95 समथिंग लाइक दैट। जब उसने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में पढ़ा तो उस वक्त उसकी वीडियोग्राफी भी हुई और वो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां पर। तो मैं समझता हूं अगर कोई चीज आप जैसे विद्वान अगर उसको स्वीकार करेंगे तो वो मेरे लिए फिर एक पारितोषिक होगा।
और यहाँ पर विनम्र निवेदन है, यदि कुछ बात उसमें आप अपनी समझ से महसूस करें कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो सबका आभारी होऊंगा। हाजिर हूं जी। ना छेड़, क्योंकि सारे वो भी इतने सीरियस सीरियस बच्चों के ऊपर, परिंदों के ऊपर सारा माहौल बड़ा सीरियस सा हो गया। आज सभी की फिलोसफिकल रचने चाहिए हैं, तो आज मैं थोड़ी दिल से बात निकालता हूं मोदी। ना छेड़ तो मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान। इसको इस संदर्भ में देखना कि ये 1975 की लिखी, 1976 की पढ़ी हुई है, उस समय के लिहाज से। ना छेड़ उस समय के लिहाज से, मेरी आयु के उस समय के लिहाज से। समझ रहा हूँ सर, ना समझ रहा हूँ, छेड़ समझ रहा हूँ। मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान, वाकिफ नहीं हूं इश्क से और प्यार से भी अनजान। ना छेड़ तो मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान हूं, वाकिफ नहीं हूं इश्क से और प्यार से भी अनजान। गालों पे आंसू को मोती क्यों कहते हैं? गालों पे आंसू को मोती क्यों कहते हैं? क्यों किसी की याद में जागते रहते हैं? कहते हैं दिल दे आए हैं किसी को हम, दिल दे के जाने वो जिंदा क्यों रहते हैं। वाह दैट इज द वाह वाह। बेसिक पंपिंग बॉडी। गालों पे आंसू को मोती क्यों कहते हैं? क्यों किसी की याद में जागते रहते हैं? कहते हैं दिल दे आए हैं किसी को हम, दिल दे के जाने वो जिंदा क्यों रहते हैं। इस गजब अजूबे पे मैं बड़ा हैरान हूं, ना छेड़ तो मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान हूं। बालों को बादल क्यों कहती है दुनिया? बालों को बादल क्यों कहती है दुनिया? क्यों बालों को क्यों बालों को बादल कहती है दुनिया? क्यों आंखों को सागर बनाती है दुनिया? क्या होठों से भी कुछ आता है बाहर, जो होठों को भी चूसे जाती है दुनिया? इन सब बखेड़ों से बल्लिए मैं अभी अनजान हूं, ना छेड़ तो मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान हूं। है आपस में क्या रिश्ता? है आपस में क्या रिश्ता? माशूक के आंसू और आशिक की आहों का। है आपस में क्या रिश्ता? माशूक के आंसू और आशिक की आहों का। मुंतजर है हर कोई तो दिलबर की बाहों का। प्यार की राहों को दुनिया क्यों कहती है रास्ता गुनाहों का। इन चंद सवालात से मैं बड़ा परेशान हूं, ना छेड़ तो मेरा साज़ाए दिल मैं अभी नादान। वाह 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 वाह। फड़फड़ाए होंठ तेरे, क्यों फड़फड़ाए होंठ तेरे? क्यों गर्दन को तूने झटका दिया? क्यों बिखेरी जुल्फ तूने? क्यों उंगलियों को चटका दिया? क्या कर रहे हो जादू मुझ पर? क्यों मुझको बहका दिया? हो ना जाए खता कोई, ना आ तू मेरे इतना करीब। आखिर तो मैं इंसान हूं, ना छेड़ तू मेरा साज़ाए दिल के मैं अभी नादान। वाह, सुपर जो है, सुपर। बहुत ही खूबसूरत और एकदम सटीक वर्णन अपने जिंदगी का, जीवन का ही किए हैं सर। मैं उम्र के उस लिहाज में 75-73 का जो बात था, दिल की चावला सर, नादानियत का बेहतरीन खुलासा, दिल की एक और नादानियत मैं का आपको बेहतरीन सुनाऊंगा। खुलासा किया ये आपने। तो तय है कि दौर जो भी रहा हो, ये तो तय है हाँ। कि दौर जो भी रहा हो, आशिक तब भी ऐसे थे, आशिक अब भी ऐसे है। अच्छा कविता में अमन जी, प्रेम मैं मोहब्बत का दौर हमेशा रहा है। अमन जी मैं ऐड करना चाहूंगा, चावला जी की ज्यादातर कविताएं ऐसा हाँ, नहीं लगता ही नहीं है कि 75 में लिखी हैं, ऐसा लगता है हाँ, आजकल में लिखी आज गई ही की हो। बात नहीं है। नहीं सर, और एक और मुझे बात पूरा है, यकीन है एक कि और 100 बात है, साल इनका बाद भी एहसास अगर जो है पढ़ी ना, जाएंगी, वो हमेशा एक ही सा रहता है। एक हाँ बात और 100 है साल कि बाद भी पढ़ी जाएंगी तब भी ऐसा लगेगा कि तभी लिखी गई है ये। हाँ हाँ, आज के समय चलिए, के मैं आपको आज के काल आपको के जो हिसाब है से है, अभी के समय के हिसाब से 73 की सर। लिखी हुई अपनी एक रचना कारण पढ़ है सुनाऊंगा आपको अगली कि बार। ये मेरे ये शरीर की तो सर, अवस्था समय के लिहाज से बदलती है, जो सबकी बदलती है, लेकिन जो सर असलियत है वो ये है कि जो अंदर का दिल है वो तब भी धड़कता था और अब भी धड़कता है। सर मोहब्बत ना तो तब बदली थी, ना अब बदलेगी, ना आगे बदलेगी। ना तब बदली थी, अरे ना आज सर बदली है, आपने ना आगे मुखड़ा दे बदलेगी। दिया, सर आपने ऐस- मुखड़ा, दिल तब भी धड़कता था,
दिल अब भी धड़कता है। फिर इस चलिए पे पूरी बहुत बढ़िया करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। तो सत्येंद्र सर के अगले हफ्ते सत्येंद्र सर के साथ से हम दिल धड़कने के ऊपर एक कविता सुनने वाले हैं, तड़कती भड़कती कविता सत्येंद्र सर जी से। बिल्कुल। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमारी इस महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। ये मतलब किसी ने लिखा है, मैं बताती हूँ, निदा फाजली ने लिखा है कि एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे तो वो अकेला होगा। अब वो अकेला होगा और वो क्या सोच रहा होगा। कभी कुछ हम कोविड की बातें कर जाते हैं, कभी हम प्रेम की बातें करते हैं, श्रृंगार रस की बातें करते हैं, कभी पुराने दौर की बातें करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कोविड के दौर में ही मैंने एक और लिखी थी। उस समय बहुत निराशा का वातावरण था। और ये भी उसी जैसे सर ने कहा, चावला सर ने, तो उसी में मेरी छपी थी, गई थी, जिसमें मेरे को प्राइज मिला था। तो वो 31 कविताएं थी बेसिकली। तो उसमें एक वो चित्र देते थे कभी, तो एक जिन जैसा का चित्र था। तो फिर मैंने उस पर, मेरे दिमाग में जो उस समय के माहौल को देखते हुए आया वो मैंने लिखा। तो प्रस्तुत है चोटी वाला जिन। यूं ही रास्ते पर जाते हुए, यूं ही रास्ते पर जाते हुए, पैर पर मेरे लगी ठोकर, पैर पर मेरे लगी ठोकर। सोचा कोई पत्थर होगा, उठाकर साइड में फेंकूं। सोचा कोई पत्थर होगा, उठाकर साइड में फेंकूं। जो हाथ में लिया, जो हाथ में लिया तो पाया एक धातु का चिराग। जो हाथ में लिया तो पाया एक धातु का चिराग। देखकर उसे परखा नजरों से, देखकर उसे परखा नजरों से, आई याद एक कहावत दिमाग में, आई याद एक कहावत दिमाग में। फिर क्या था, लगे हम भी उस चिराग को रगड़ने लगे। फिर क्या था, लगे हम भी उस चिराग को रगड़ने। तस्वीर हो गया देखो, चमकाने और धातु को निकाल के देना। निखारने में, जुट गए चमकाने और धातु को निखारने में। रगड़ते ही उठा एक जोरदार गुबार धुएं का, रगड़ते ही उठा एक जोरदार गुबार धुएं का। प्रकट हुआ एक मोटा ऊंचा छोटी सी चोटी वाला जिन। प्रकट हुआ एक मोटा सा छोटी सी चोटी वाला, मोटा ऊंचा छोटी सी चोटी वाला एक जिन। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, अदब से बोला वो कमर झुकाकर। जो हुक्म मेरे आका, अदब से बोला वो कमर झुकाकर। मैं गिरते गिरते बची, मैं गिरते गिरते बची लड़खड़ाकर सक पकाकर। मैं गिरते गिरते बची लड़खड़ाकर सक पकाकर। आंखें मली गौर से देखा, हवा में लहरा रहा था एक जिन। आंखें मली गौर से देखा, हवा में लहरा रहा था एक जिन। मैं ख्याली पुलाव लगी पकाने, मैं ख्याली पुलाव लगी पकाने। क्या मंगाऊं क्या छोड़ूं, क्या मांगू इससे क्या छोड़ूं। असमंजस में पड़ी थी, असमंजस में पड़ी थी। सोचा कुछ ऐसा करती हूँ। ये बात है 2021 की, जिस समय कोविड भीषण चल रहा था। सोचा कुछ ऐसा करती हूँ कि आज सबके लिए खुशनुमा नई सुबह मंगा लेती हूँ। सोचा कुछ ऐसा करती हूँ कि आज सबके लिए खुशनुमा एक नई सुबह मंगा लेती हूँ। इस जहां से कोविड-19 महामारी भगा देती हूँ, इस जहां से कोविड-19 महामारी भगा देती हूँ। मैंने पूछा मुस्कुराकर, करोगे कुछ अनोखा काम। मैंने पूछा मुस्कुराकर, करोगे कुछ अनोखा काम। वो बोला मधुर आवाज में, जितनी मधुर वो बना सकता था जिन। मैं तो आया ही हूँ इसलिए मेरे आका, मैं तो आया ही हूँ इसलिए मेरे आका। ठीक है, ठीक है तो समूल जड़ से नाश कर दो कोविड-19 का। ठीक है तो समूल जड़ से नाश कर दो कोविड-19 का। मिटा दो नामो निशान कोरोना वायरस का, मिटा दो नामो निशान कोरोना वायरस का। पृथ्वी को आच्छादित कर दो। उस समय ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी भीषण आपदा चल रही थी हमारे देश में और सभी विश्व में। तो पृथ्वी को आच्छादित कर दो पेड़ पौधे हरितमा से, कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की कमी से फिर ना जाए कोई जान। पृथ्वी को आच्छादित कर दो पेड़ पौधे हरितमा से, कि ऑक्सीजन की कमी से फिर न जाए कोई जान। जिन ने कहा जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, इस वक्त यही उचित मांग है। जो हुक्म मेरे आका, इस वक्त यही उचित मांग है। पलक झपकते ही हवा हुआ कोविड-19 दुनिया से, पलक झपकते ही हवा हुआ कोविड-19 दुनिया से। जिन बोला आका हुआ समय मेरे विदा लेने का, जिन बोला आका हुआ समय मेरे विदा लेने का। चलता हूँ बस जाते जाते कह जाता हूँ, चलता हूँ बस जाते जाते कह जाता हूँ। पृथ्वी को वृक्षों से रखना भरपूर, पृथ्वी को वृक्षों से हरा भरा रखना भरपूर। स्वच्छता सफाई का रखना ध्यान, स्वच्छता सफाई का रखना ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग भी उस समय चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी अमल में लाना। मास्क का प्रोटेक्शन है अति आवश्यक। तभी संक्रमण से उबरेगी ये मानव जाति, तभी संक्रमण से उबरेगी ये मानव जाति। कहकर जिन तो हवा हुआ, कहकर जिन तो हवा हुआ, आसमां में वो विलीन हुआ, आसमां में वो विलीन हुआ। आंखें खुली, ये सपना था बेसिकली। आंखें खुली तो धरती पर खुद को मैंने पाया, आंखें खुली तो धरती पर खुद को मैंने पाया। देखा वो मैंने एक सपना था, देखा वो मैंने एक सपना था, जो भी था अच्छा था।
जो भी था अच्छा था। उम्मीद की झलक ही दिखला गया, उम्मीद की झलक ही दिखला गया। कोशिश करें, ये उस समय हम लोग सब डिप्रेशन में जा रहे थे, घर घर में बीमारी आ रही थी। तो कोशिश करें तो आत्मबल नियम का पालन करके, कोशिश करें तो आत्मबल व नियम का पालन कर हरा देंगे हम कोविड को, हरा देंगे हम कोविड को, जीत जाएंगे हम। कह गया ये चोटी वाला जिन हमको बता गया ये संदेश, हरा ही देंगे हम कोविड को, जीत जाएंगे हम। तो ये उस समय की लिखी कविता थी। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ऐसा बढ़िया। लगता है बहुत सुंदर। कि उस समय में बहुत ही सुंदर। प्रियंका जैसे कई लोगों की दिल की भावनाएं और प्रार्थनाएं रही हैं कि जिससे हम और ज्यादा नुकसान होने की वजह से बचे। ऐसे ही कितने ही जिन प्रियंका जी जैसे और लोगों ने इच्छा की होगी और उन जिनों का प्रयास रहा होगा। हमको लगता एक है मिनट। कि कोविड में हमारा फॉर एग्जाम्पल 100 में से 10 का नुकसान हुआ, लेकिन ये नहीं देखते हम कि बाकी के 40-50 बचे भी हैं। अगर ना सही ऐसा बात, होता तो शायद नुकसान ज्यादा भी होता। बहुत तो ये ज्यादा हो सब सकता। आपके प्रयासों की आंखों का फल है। धन्यवाद। जी, शुक्रिया। ठीक है, चलिए, सही बात। बहुत ही अच्छी और मानवीय कविता, और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता दीदी की तरफ से, प्रियंका दीदी की तरफ से, आशापूर्ण, जिसमें इतने बड़े समस्या का समाधान के तौर पे, और उसके बाद एक आशा बनती है कि हम अभी, मनुष्य के अंदर जिंदा रहने की क्यों चाहत अभी भी है शर्मिंदा और हमेशा करते बनी हो, रहेगी। ये उसी का द्योतक खुद है। को शर्मिंदा अब करते मैं हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सत्येंद्र सर का चर्चा हूँ, क्योंकि सत्येंद्र सर ने कहा था कि उनको एक कविता और सुनानी है। सत्येंद्र सर, आपका बहुत जी बहुत जी जी स्वागत है, आप एक बार फिर से आइए, और प्लीज अपने जी मधुर कंठ में हमें एक और कविता सुनाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कोशिश करता हूँ। क्यों सच की निंदा करते हो, खुद को शर्मिंदा करते हो, पल पल तुमसे ये पूछेगा कि कैसे जिंदा रहते हो। हर शब्द गीत का तीखा है, हाँ सच कहना जो सीखा है। हो सकता है हथियारों से भी कहीं जोरदार और घातक हो सकता है इन शब्दों से ढोंगी कोई फिर आहत हो। सच नहीं बदलता समय संग, सच झूठ की छिड़ती रही जंग। हर बार झूठ तरकीबों से सच को करता है रहा तंग। मन में मंदिर मस्जिद विशुद्ध, हर जोर जुल्म के हों विरुद्ध। इस बार हुआ जो धर्म युद्ध, रण में होंगे अनगिनत गिद्ध। सच हुआ नहीं भयभीत कभी, झूठों के हर छल दल बल से। करे लाख कोई तौहीन मगर, सच रहा खरा है हर पल में। कुछ भी हो किरदार कभी, ना बदलेंगे हम किस्सों के। हमलावर हर बार चलेंगे सच के बहते अश्कों से। हमलावर हर बार जलेंगे सच के बहते अश्कों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये उस समय लिखी थी, तो मैंने कुछ कटाक्ष सरकार पे लिखा था लॉकडाउन के टाइम पे। कुछ हमारे हाँ, खास दोस्त थे, वही विरोधी का कह मुसलमान हो क्या। तो मैं इस टिप्पणी से बड़ा आहत हुआ कि ये किसी सही की बात है। निंदा करना सर भाई। सरकार जो मौजूदा है, जो प्रशासन मौजूद वर्तमान काल में है, उसी से तो प्रश्न किए जाएंगे। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल, कोई अव्यवस्था है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। आपके बात से वाकिफ हूँ, और पूरी तरह से मैं आपकी बात से अख्तियार रखता हूँ, पूरी तरह से। सत्येंद्र सर, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी हाँ, कविता पूरी हुई। हाँ। हाँ जी तो अब इस कविता को, इस सेशन को हम समापन की ओर ले चलते हैं, और एक कविता मैं छोटी सी और सुनाना चाहूंगा। खुद से परमिशन ले रहा हूँ, मैं सुनाना चाहूंगा, सुना के ही मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। सभी ने सुनाई है, मैं भी एक सुनाऊंगा। जी, स्वागत है स्वागत। जब भी मैं चावला सर को सुनता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझको अंदर से बहुत अजीब सी एक फीलिंग्स आती है। कुछ आपकी तरह लिख पाना तो सर मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लिखने का कोशिश किया है मैंने, कुछ लिखा है। एक, ये मेरी चौथी या पांचवी किताब में लिखी हुई थी, जो प्रिंट नहीं हुई है अभी तक। उसमें से है कि कविता का शीर्षक है कि तेरा नाम मेरा नाम। चावला सर, सत्येंद्र सर, और बाकी प्रियंका मैम, जयंत सर,
पद्मा मैम, हाँ सभी जी, से थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है अमन जी। जरूर बताइए कि कैसा लगा। कि कविता का शीर्षक है तेरा नाम मेरा नाम। कि मेरा नाम अब बाहर जाओ। हाँ, कि मेरा नाम तेरे नाम से जो कट गया। मेरा नाम तेरे नाम से जो कट गया, मैं मंजिल तक जाकर भी मंजिल से भटक गया। तेरा नाम मेरे नाम से जो कट गया, मैं मंजिल तक जाकर भी मंजिल से भटक गया। बस 4 कदम ही था मैं दूर ठिकाने से, लेकिन बस 4 कदम ही था मैं दूर ठिकाने से, लेकिन पर मैं वहीं पर सूली से टंग गया। क्या मिला है तुझको मुझे मिटाने में? क्या मिला है तुझको मुझे मिटाने में? मेरे दामन को आंसुओं से भिगाने में। तेरे हाथ में वो मेहंदी नहीं लहू है मेरा। तेरे हाथों में वो मेहंदी नहीं लहू है मेरा। एक अरसा लगेगा तुझको भी मेरा रंग हटाने में। तेरे बदन पर अब भी महक रहा हूं मैं। तेरे बदन पर अब भी महक रहा हूं मैं। तेरी हया में अब भी झलक रहा हूं मैं। कि तू चाहकर भी मुझको भुला ना पाएगी। कि तू चाहकर भी मुझको भुला ना पाएगी। यूं आदतों में तेरी बस रहा हूं। चाहे पहुंच से दूर हूं तो चाहे पहुंच से दूर हूं जितने भी तेरे। चाहे बहुत से दूर हूं जितने भी तेरे। मेरा एक हिस्सा रहेगा साथ तेरे। डोर है डोर है ये दिल की हवस नहीं कोई। डोर है ये दिल की हवस नहीं कोई। मैं दूर हूं तो क्या हुआ हूं पास मैं तेरे। हर सनम को चाहिए एक अमन की राह। हर सनम को चाहिए एक अमन की राह। हर कली को चाहिए भौरे की परवाह। नाम अपना है जुड़ा उसकी मर्जी से। नाम अपना है जुड़ा तेरी मर्जी से। साथ है हमारा जैसे कि धूप और छाव। साथ है हमारा जैसे कि धूप और छाव। धन्यवाद जी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी गजल लिखने की। अमन जी, बहुत मेरी ही टिप्पणी अच्छी। मुझे नहीं पता कितनी सटीक है आपके इस गीत पर, लेकिन आपकी कविता सुनकर 2 पंक्तियां किसी की याद आती हैं कि हम तो इस कदर बदनाम हुए इस जमाने में हाँ हाँ। कि लगेंगी सदियां इसे भुलाने में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। तो बाकी चावला सर हमारे बहुत मतलब क्या कहूँ मैं तो एक बार एक कविता पे निशब्द हो गया था और मैंने कहा कि 100 साल बाद भी कविताएं पढ़ी जाएंगी तो लगेगा कि तभी लिखी गई हैं। हाँ हाँ, चावला सर की और हम टिप्पणी सभी चाहूंगा इस पर। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम जो है चावला जी के साथ मंच पे जुड़ पाते हैं और कुछ सीखने बिल्कुल का सर, मौका बिल्कुल मिलता है, अपने बिल्कुल विचार साझा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, सीखने का बहुत मौका है और मैं तो सीखता ही रहता हूँ। चावला सर, आपको कैसी लगी ये कविता? अति उत्तम, दिल की भावनाएं हैं। और मैंने तो बताया कि दिल तब भी धड़कता था और अब भी धड़कता है। चलिए, मुझे बहुत तो बढ़िया। मुकरा मिल गया चावला सर के वार्तालाप से। बहुत ही खूबसूरत से और सच्चाई का ही विवरण है। वो तो सच्चा ही कविता लगता है आपका, एकदम से लगता है आपका बीता हुआ है, ऐसे ही लगता है। धन्यवाद मैडम। तो इसी तरह चलते हुए हम लोग अपने एपिसोड 9 के समापन पे आ चुके हैं और आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय को निकालकर हमारे इस एपिसोड को पूरा किया और तीनों सेशन में सभी जुड़े रहे। और इसी के साथ ही मैं ये सेशन यही समाप्त करता हूँ।